पंकज दस्तोगी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत है पंकज जी आपका। और सत्येंद्र सिंह साहब है, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत स्वागत है सत्येंद्र जी आपका। सत्येंद्र जी, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं, अगर इस पूरे फेज को हम देखें, ये 57 सीटें, क्या आपको लगता है कि इस बार बदलाव देंगी सत्ता पक्ष के लिए, विपक्ष में किस खेमे के लिए, किस पार्टी के लिए? क्योंकि अगर इस पूरे फेज में बीजेपी की स्थिति को हम देखें तो 2017 में बहुत मजबूत बनकर उभरी, और वही स्थिति इस बार उसको लानी है, ये उसके सामने चुनौती है। विपक्ष के पास खोने को लोग कुछ नहीं है, उनके पास सिर्फ और सिर्फ पाने को है, लेकिन किस आधार पर? जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। और ये जो पूरा आप देखिए, जब से ये चुनाव शुरू हुए यूपी के, अब तो हम अंतिम परिणाम की तरफ बढ़ गए हैं। तो इसमें क्या है कि जो चार तरफा से ये कहीं ना कहीं आपकी ये पूरा दंगल आपको चुनावी का दिख रहा होगा, भाजपा, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के बीच जी। तो 2017 का जो वो बड़ा अच्छा रिकॉर्ड बनाया था भाजपा ने, उनके सामने बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत बड़ी चुनौती है कि उसको बरकरार रखें। और जो पश्चिम से जो हम लोग एक लहर देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि उनकी सीट कुछ घट सकती है, तो उनके सामने एक बड़ा बहुत प्रमुख मुद्दा है। वो विकास की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि उनके सामने जो सबसे बड़ा प्रश्न आज की तारीख में आ रहा है, महंगाई और बाकी चीजों को आप छोड़ दीजिए, तो जो आवारा पशु का मुद्दा है वो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा इस वक्त निकल के आ रहा है। जो मैं गांव में गया, अभी मैं पूर्वांचल से होकर वापस आया हूँ, तो मैंने ये देखा है कि वहां पे आवारा पशुओं का जो मुद्दा है वो है। बाकी तो जो चीजें चली रही है, पोलराइजेशन और बाकी चीजें, लेकिन उनके पास ये है कि हाँ, 2017 का जो रिकॉर्ड है वो बरकरार रखना है और वापस सरकार को बनाना है। लेकिन समाजवादी पार्टी के पास, क्योंकि वो बहुत मजबूती से वो टक्कर दे रही है, तो यहाँ पर ये बात है कि उनका जो अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा है, जो उन्होंने पहले, उससे पहले वो जीते रहे हैं, और 2012 में जब वो आए थे और बहुत सारी योजनाओं के शिलान्यास की वो बात आज कहते हैं सबके सामने, तो अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से हासिल करना समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है। और कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि वो एक टक्कर तो जरूर दे रहे हैं। अब कितनी सीटें वो लेके आएंगे, सरकार बनाने की स्थिति में वो कितना होंगी, ये तो आगे वाला समय बताएगा। 10 तारीख को सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो भाजपा है, वो इस सपा सरकार के दौरान जो बढ़े हुए अपराध थे उसको एक बड़ा मुद्दा वो बना के रखे, क्योंकि जो अपराधीकरण की जो इल्जाम लगते रहे हैं, सच गलत क्या है वो तो बात की बात है, लेकिन इसको वो बहुत बड़ा मुद्दा वो बना के वो सामने लेके आना चाहते हैं। और सपा को इसी मुद्दे पे आप बार बार देख रहे हैं कि वो बुलडोजर और सारी चीजें कहेंगे, तो तुष्टीकरण और ये जो गुंडाराज है, इसके सापेक्ष समाजवादी पार्टी को भाजपा ये आपने बड़ा अहम ये इस्तेमाल किया, जो कि जो फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो आप देखिए, एक तरफ जहां महंगाई, बेरोजगारी, आवारा पशु, ये सारे मुद्दे विपक्ष उठा रहा है, तो उसी के साथ साथ राष्ट्रवाद, विकास और साथ में लॉ एंड ऑर्डर, ये अपने आप में बीजेपी बार बार इस बात पर फोकस कर रही है, और ये पिछले चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होता था। इसी आधार पर बीजेपी चुनकर आई भी थी। लेकिन पंकज जी, जो बात सत्येंद्र जी कह रहे हैं, कितना सहमत हो पा रहा है आपसे कि हाँ, वाकई एक आवारा पशु का मुद्दा फैक्टर ऐसा होगा कि जो बहुत बड़ा परिवर्तन कर देगा, या फिर कानून व्यवस्था लोगों के जहन में सबसे अहम होगी? इस पूरे बेल्ट को अगर हम देखें तो ये कहा जा रहा था पहले से ही कि ये जो छठवां चरण होगा, ये मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे हर एक सीट पर, ये उनके लिए है। देखिए अतुल जी, एक बात निश्चित रूप से समझ लीजिए कि 2017 में 14 साल बाद बीजेपी की उत्तर प्रदेश में की सत्ता में वापसी हुई, और 2017 से 22 तक जिस कुशल नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्रित्व काल में जिस तरह से अपराधियों पे लगाम कसी गई, आतंकवादियों पे लगाम कसी गई, जनमानस उसको बहुत गंभीरता से ले रहा है। और जो रहा सवाल जो पशुओं की बात अभी की गई, तो पशु पिछली सरकारों में स्लॉटर हाउस चलते थे और पशु काटे जाते थे, और पडुआ भेजे जाते थे, जो वेस्ट बंगाल का इलाका है वहां जाते थे बिहार के रास्ते। बनारस से चंदौली सटा हुआ है, वहां से बिहार होते हुए वो वहां चले जाते थे वेस्ट बंगाल कटने के लिए। तो योगी आदित्यनाथ ने उसको रोकने का काम किया, अवैध स्लॉटर हाउस जितने थे उन स्लॉटर हाउसों को बंद करने का काम किया। तो इसका कहीं ना कहीं लोगों में एक संदेश है। और रहा सवाल, उन्होंने इसके लिए देखिए गौशालाएं गांव में और जगह जगह बनाई है, लेकिन चूंकि पशुओं की तादाद बहुत है, और इस बात को अभी योगी आदित्यनाथ ने अपने इंटरव्यू में तमाम चैनलों में और तमाम जनसभाओं में भी कहा कि इसका मैं कारगर इंतजाम आगे भविष्य में सरकार बनने पर इसका जो ठोस चीजें होंगी उसको भी करूंगा। तो ये एक उन्होंने मैसेज देने का काम किया है ग्रामीण जनमानस को। और दूसरा चीज आप अतुल जी समझ लीजिए, ये चुनाव शुद्ध रूप से लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर डिपेंड है। उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ 2 लाख वोटर इस चुनाव में पूरे 7 चरणों में वोट कर रहे हैं, जिसमें 8 करोड़ पुरुष हैं और 6 करोड़ 98 लाख महिलाएं हैं।
तो महिलाएं आधी आबादी इस देश की महिलाओं की है, और बिल्कुल। महिलाओं के अंदर जन सुरक्षा और सशक्तिकरण की जो बात योगी आदित्यनाथ जी ने अपने कार्यकाल में दर्शाई है, उसको महिलाएं कहीं न कहीं से अपने अंदर परिलक्षित करके बैठी हुई हैं। अब रहा सवाल सपा का वोट बैंक का सवाल है, तो समाजवादी पार्टी का मुख्य फोकस मुस्लिम और यादव बिरादरी पे है, वही उनके खेवनहार है। तो 6 से 7% यादव है उत्तर प्रदेश में, 6% 7% और 19% मुस्लिम है। बीजेपी एक राह पे चलती है, वो ना मुसलमानों को टिकट देती है, ना उनके वोट बैंक की परवाह करती है, लेकिन उसमें कोई भी वो भाईचारा, कोई भी भेदभाव नहीं करती है किसी भी योजनाओं को देने में या उनके क्रियान्वयन में, उसके साथ कोई दोयम दर्जे का काम नहीं करती है। तो उनके अंदर भी जो मुस्लिम महिलाएं हैं, जिस तरह से 3 तलाक और हलाला और तमाम मुद्दों पे उनको मुक्ति मिली, तो मुस्लिम महिलाएं साइलेंट वोटर हैं। पिछले 2017 के चुनाव में 4% लोग मुस्लिमों ने वोट दिया था। तो ये निश्चित मान लीजिए कि इस बार भी ये तादाद बढ़ने की संभावना है। चलिए, यानी जो साइलेंट वोटर हैं, वो चाहे मुस्लिम महिलाओं के जरिए आप जिक्र उसका कर रहे हो या फिर ओवरऑल अगर आप कर रहे हैं, तो वो एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। हाँ, पंकज जी कुछ कह रहे हैं। और ये लॉ एंड ऑर्डर के कारण, योगी आदित्यनाथ के कुशल लॉ एंड ऑर्डर के कारण उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है। ये मतदाता को तय कर रहा है कि किसको फायदा मिलेगा। अगर वाकई सरकार ने काम किया होगा तो काम का असर भी दिखाई देगा, अगर नहीं किया होगा तो परिवर्तन भी हो सकता है, बदलाव भी हो सकता है। ये सब कुछ अब मतदाता के ऊपर है, हमें 10 तारीख का इंतजार करना होगा। लेकिन जो फैक्टर्स हैं उसका जिक्र पंकज जी और सत्येंद्र जी कह रहे हैं। जिस बात का जिक्र कर रहे थे पंकज रस्तोगी कि कौन सा फैक्टर बहुत अहम हो जाता है किस पार्टी के लिए, जो सत्ता में बैठे हैं वो या विपक्ष की अलग अलग पार्टियां, गठबंधन वाले हों या फिर अकेले लड़ने वाले हों। आपको क्या लगता है कि कम से कम इस पूरे बेल्ट में जिस तरीके से हमने रोड शो देखा, रैलियां देखी, सभाएं देखी, तो भीड़ को एक फैक्टर बताया गया दोनों ही तरफ से कि भाई देखिए कितनी भीड़ हमारे नेता को सुनने के लिए आ रही है। क्या वो भीड़ पैमाना बन पा रहा है? आपको लगता है कि हाँ, उस भीड़ के आधार पर वो अपनी जीत का दावा जो कर रहे हैं वो पुख्ता दावा है? देखिए, जो भीड़ है उससे काफी हद तक एक आइडिया तो मिल ही जाता है कि किसके प्रति कितना लोग है और जन समर्थन कितना है। हालांकि भीड़ कई बार जुटाई भी जाती है, लेकिन इस बार का जो माहौल मैं देख रहा हूँ, अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश का देखें, तो जैसे मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि सपा को अपना वापस जनाधार स्टैब्लिश करना है और सत्ता को फिर से प्राप्त करने का उनका अपना मंतव्य है। तो इसमें क्या है कि आप जब कैंपेन्स को पूरी तरह से स्क्रूटनी करते हैं, तो आप देखते हैं कि वहां पे नड्डा जी से लेके राजनाथ सिंह जी से लेके सारे कद्दावर नेता जो स्टार प्रचारक हैं भाजपा के, वो पहुंचते हैं, मोदी साहब पहुंचते हैं, सब लोग वहां पे कैंपेन करते हैं। लेकिन बाकी जो पार्टीज हैं, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और सपा की बात करें, तो इसमें जो इनके जो स्टार प्रचारक हैं और जितने रैलियां उनकी, क्योंकि स्टार प्रचारक कम हो रहे हैं, उतने नंबर ऑफ रैली ज्यादा कर नहीं पा रहे हैं, तो उसका एक असर पड़ता है। लेकिन ये देखने वाली बात बड़ी होगी, दिलचस्प होगी कि जो साइलेंट वोटर्स हैं वो कितना इसमें बढ़ के, क्योंकि इस पर साइलेंट किसी से भी आप बात करने की कोशिश करते हैं, ज्यादातर लोगों ने अपने आप को डिस्क्लोज नहीं किया कि वो किसको वोट करेंगे। जैसे अभी हमारे जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि जो मुस्लिम्स हैं और महिलाएं हैं वो इसमें काफी बढ़ के वोट ले रही हैं, क्योंकि उनकी कई सारे मुद्दों को भाजपा ने बगैर किसी लागू लपेट के उन्होंने इसको पूरा करने की बात कही थी। लेकिन होता क्या है कि कई बार जब हम जमीनी स्तर पर जाते हैं और जब आपका एक बार पेट भर जाता है, जैसे हम कहें कि राम मंदिर की बात करें, तो जब राम मंदिर बन जाता है तो वो मुद्दा खत्म होता है, तो लोग उसके आगे लोग सोचने लगते हैं कि अब अगला स्टेप क्या है, ये तो हमें मिल चुका है, बिल्कुल। तो हमें ट्रिपल तलाक का हमें मिल गया, हमें बाकी चीजों से मुक्ति मिल गई, तो अब वो इस मुद्दे को पीछे कर देंगे। अब उनके पास अगले मुद्दे होंगे जिसमें उनको ये लगेगा कि कहीं हमारे को ऐसा तो नहीं कि हमारे को अत्याचार हो रहा है या हम टारगेट हो रहे हैं। तो उस मुद्दे पे, क्योंकि पिछली बार जब ये हुआ था, तो उस टाइम पे ये हुआ था कि जो मुस्लिम महिलाएं थे ज्यादातर अकेले निकल के वोट दी, उन्होंने वोट बहुत किया था, लेकिन काफी हद तक वो अपने परिजनों के साथ नहीं निकली थी। लेकिन इस बार वो परिजनों के साथ भी निकल रही हैं। ये बहुत छोटे छोटे चीजें हैं जो कि इंडिकेट करती हैं कि वोट का रुख जो है वो हो सकता है संबंध जो पहले था वो इस बार नहीं रहा होगा। दूसरी बात, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि जो अभी हम लोग कह रहे हैं कि हाँ गौशालाएं बन रही हैं और गौशालाओं पे, लेकिन वो पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं हो पाई, उसमें भी बहुत सारे पशुओं के साथ गलत आपने देखा कि उनको चारा नहीं मिल पाया या उनका देहावसान हो गया। लेकिन इसके साथ साथ में ये भी देखना है कि जब ये मुद्दे होते हैं, जब किसान रात भर वहां पे पहरे करता है, उसके मुकाबले जब उनको अनाज मिलता है, जब उनको ये शौचालय की योजनाओं का लाभ मिलता है, जब उनको
मकानों की बात हम करते हैं, तो एक प्रकार से ये जो बिल्कुल जन सरोकार वाले जो इश्यूज हैं, जो उनको सुविधाएं मिलनी है वो मिलती हैं, और एक तरफ उनको ये समस्या भी मिलती है। तो इसमें ये जनता को तय करना है कि भाई वो किसके हिसाब से वोट देगा। क्या उनको बिल्कुल ये बिल्कुल। पशु जो है वो नुकसान कर रहे हैं उसको वो चुनौती मान रहे हैं, कि ये जो उन्होंने कहा है इसको। तो अभी जब मोदी साहब ने भी इसका जिक्र किया था आपने कि पशु का जो ये समस्या है। बिल्कुल। अब ये जनता, इसीलिए मैंने कहा ना सत्येंद्र जी कि ये जनता को ही अब तय करना है। अगर गौ रक्षा हुई तो फिर उसके बाद पशुओं की वजह से उनका नुकसान अगर खेतों में हो रहा है तो वो भी उनके लिए मुद्दा हो सकता है। अब जनता को इसमें तय करना है कि असल में वो किस व्यवस्था को चाहती है और वो व्यवस्था देने वाले कौन होंगे। अब दोनों